We will continue with chapter number 11, Biotechnology, Principles and Processes, and today we are going to start up the new topic, Gel Electrophoresis. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है एक्चुअली में? ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि हम डीएनए के सेगमेंट्स को उसके साइज के बेसिस पे सेपरेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे पास ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है और डीएनए स्ट्रैंड को हमने अलग अलग पीसेस में कट कर लिया. लेट्स से लेंथ भी इस पीस ऑफ डीएनए की अलग अलग है. लेट्स से ये शॉर्टर फ्रैगमेंट है, ये उससे थोड़ा सा बड़ा फ्रैगमेंट है, ये और ज्यादा बड़ा है और ये छोटा फ्रैगमेंट है. तो इन सारे फ्रैगमेंट्स को हमें सेपरेट करने की जो टेक्निक है वो हम उस टेक्निक को हम कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. और इस टेक्निक में एक्चुअली किया क्या जाता है कि एक एग्रोस जेल, एग्रोस नाम का एक जेल होता है जो सीवीड से निकलता है. एग्रोस जेल के अंदर डीएनए के फ्रैगमेंट्स को रन किया जाता है. ये डीएनए के जो फ्रैगमेंट्स हैं इनको रन किया जाता है और वो अपने साइज के बेसिस पे इसमें चलते हैं, इसमें रन होते हैं. और पॉजिटिव से लेके पॉजिटिव एक एंड होता है पॉजिटिव और दूसरा एंड होता है नेगेटिव. दिस इज द नेगेटिव एंड, दिस इज द पॉजिटिव एंड. डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, इसीलिए डीएनए को यहाँ पे वेल्स बना के इस जेल के अंदर वेल्स बनाकर यहाँ पे यहाँ पर लोड किया जाता है. एंड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव टर्मिनल प्रेजेंट होता है. तो ये पॉजिटिव नेगेटिव डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है, डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज ये पॉजिटिव एनोड की तरफ ट्रैवल करते हैं. और फिर उनको साइज के बेसिस पे इसमें मार्किंग्स होती हैं कि ये कितने केबी का सेगमेंट है डीएनए का. और फिर हम इसको कट करके सेपरेट कर लेते हैं. जो भी हमें सेगमेंट चाहिए होता है उस सेगमेंट को हम कट करके सेपरेट कर लेते हैं. तो इस टेक्निक को हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं. ठीक है, इसकी मैं एक्चुअल आपको इमेज दिखाती हूँ. दिस इज एक्चुअली हाउ द apparatus looks like. इसमें ये देखिए ये ट्रे, दिस इज द ट्रे इन विच द जेल इज केप्ट. दिस इज द एग्रोस जेल, इट इज प्लेस्ड हियर, ओके, इन दिस ट्रे. और यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे लगाए जाते हैं. एंड यू कैन सी द कोम्स, वेल कोम्स मतलब इसमें एक खांचे बनाए जाते हैं, कोम्स वेल्स बनाए जाते हैं जिसमें हम डीएनए को लोड कर सकें. और ये जेल बॉक्स, दिस इज कॉल्ड एज द जेल बॉक्स, दिस इज द वोल्टेज सोर्स. ये देखिए इस इमेज में आपको और अच्छे से समझ आएगा. देखिए माइक्रो पिपेट की हेल्प से डीएनए को ट्रांसफर किया जा रहा है. डीएनए को यहाँ वेल्स के अंदर ट्रांसफर किया जा रहा है. तो डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है तो वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा. तो यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगाया जाता है, एनोड लगाया जाता है, और इस वाले एंड पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगाया जाता है, मतलब कैथोड लगाया जाता है. तो डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, उसको यहाँ पे लोड किया जाता है. और जब इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो क्या होता है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, इसीलिए वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा. तो डीएनए के जो भी अलग अलग साइज के फ्रेगमेंट्स हैं वो अपने साइज के बेसिस पे वो इसमें ट्रैवल करेंगे, इस जेल के अंदर वो ट्रैवल करेंगे. और वो जो सबसे छोटा फ्रैगमेंट होगा वो सबसे फास्ट ट्रैवल करेगा, वो सबसे आगे पहुंच जाएगा. और जो लार्ज साइज के फ्रैगमेंट्स हैं वो धीरे ट्रैवल करेंगे और वो पीछे रह जाएंगे. तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जेल को रन किया जाता है ताकि अलग अलग साइज के फ्रैगमेंट्स को सेपरेट किया जा सके. अब देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है. सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स, डीएनए के फ्रैगमेंट्स को सेपरेट और आइसोलेट कैसे किया जाता है. द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस रिजल्ट्स इन द फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए which can be separated by a technique known as gel electrophoresis. तो जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम डीएनए के फ्रैगमेंट को कट करते हैं तो अलग अलग पीसेस बन जाते हैं. वो अलग अलग पीसेस अलग अलग साइजेस के होते हैं. तो उनको जो सेपरेट करने की जो टेक्निक है उसको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं. Since DNA fragments are negatively charged molecules, डीएनए फ्रैगमेंट्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इसलिए उनको सेपरेट किया जा सकता है. किस तरह से? अगर उनको फोर्स किया जाए कि वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ या एनोड की तरफ अगर वो मूव करें इलेक्ट्रिक फील्ड में. और किस चीज में वो मूव कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर मीडियम होता है, मैट्रिक्स होता है. क्या होता है वो मैट्रिक्स? वो होता है एगरोस जेल. और एगरोस जेल कहाँ से मिलता है? ये सीवीड से मिलता है, वेरी
इंपॉर्टेंट कि कहां से एगरोस जेल ऑब्टेन किया जाता है। द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट, डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज, दिस इज इंपॉर्टेंट। डीएनए के फ्रेगमेंट्स अपने साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाता है थ्रू सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय द एगरोस जेल। ये एगरोस जेल है, इसके अंदर ये ट्रैवल करते हैं, ठीक है, इसके अंदर सीव करते हुए ट्रैवल करते हैं। ठीक है, आप इमेजिन कर सकते हैं जेल के अंदर कोई चीज कैसे ट्रैवल कर रही होगी, दैट इज कॉल्ड एज अ सीविंग इफेक्ट। तो जो स्मॉलर फ्रैगमेंट्स है वो फास्ट ट्रैवल करेंगे, फार्दर स्मॉलर द फ्रैगमेंट साइज फार्दर इट विल मूव। जो छोटा, सबसे छोटा जो फ्रैगमेंट का साइज होगा वो सबसे ज्यादा दूर जाएगा, फार्दर, फार्दर मींस दूर, वो सबसे ज्यादा दूर जाएगा। और जिसका साइज बड़ा होगा, जिस फ्रैगमेंट का साइज बड़ा होगा वो पीछे रहेगा, वो ज्यादा दूर ट्रैवल नहीं कर पाएगा। Now look at figure 11.3 and suggest at which end of the gel the sample was loaded। अब ये है फिगर 11.3 और इसमें हमें ये बताना है कि कौन से एंड पर जेल डीएनए को अपलोड किया गया था। देखो यहाँ वेल्स बने हुए हैं, यहाँ पे डीएनए को अपलोड किया गया है इस वाले एंड पर, जो कि है नेगेटिव एंड, और दूसरा वाला एंड है पॉजिटिव एंड। वो दूसरा ऑपोजिट जो एंड है उसको पॉजिटिव इसलिए बनाया है ताकि डीएनए ट्रैवल कर सके नेगेटिव से पॉजिटिव एंड पे। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप ये डायग्राम तो बनाएंगे ही, उसके साथ साथ आप यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल भी डायग्राम में आप शो कर देंगे। The separated DNA fragments can be visualized। अब देखिए डीएनए के फ्रैगमेंट्स तो सेपरेट हो गए, लेकिन वो हमें दिखेंगे कैसे? दे आर विजुअलाइज्ड, उनको देखा जा सकता है स्टेन करके इथीरियम ब्रोमाइड नाम की डाई से। ओके, it's इथीरियम ब्रोमाइड। Okay, this is a particular dye with which the DNA can be colored, the DNA can be stained, और इथीरियम ब्रोमाइड से स्टेन करके तब डीएनए को हम विजुअलाइज कर सकते हैं, वो भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस में। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस में ही दिखाई देते हैं डीएनए के फ्रैगमेंट्स। और किस कलर के दिखाई देते हैं? दे लुक ब्राइट ऑरेंज इन कलर। बोथ दीज स्टेटमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले स्टेन का नाम, स्टेन इज इथीरियम ब्रोमाइड, फिर उसको स्टेन करके फिर किस चीज में ऑब्जर्व किया जाता है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस में। क्यों? क्योंकि वी कैन नॉट सी द डीएनए फ्रैगमेंट्स इन विजिबल लाइट। विजिबल लाइट और बिना स्टेनिंग के डीएनए फ्रैगमेंट्स को हम नहीं देख पाएंगे, दे आर नॉट एट ऑल विजिबल। ओके, सो एंड यू कैन सी ब्राइट ऑरेंज कलर। इस पर भी एक क्वेश्चन आया था कि किस कलर के बैंड्स आते हैं। सो ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड्स आर seen of DNA when they are stained in ethidium bromide and then they are observed in ultraviolet light। Now अब ये जो बैंड्स आ गए हैं इनको कट कर लिया जाता है एगरोस जेल से, और इस स्टेप को हम कहते हैं इल्यूशन। मतलब एक ये लेट्स से ये जेल ट्रे है, इस जेल ट्रे के अंदर हमने डीएनए को रन किया और वो डीएनए सेपरेट हो गया अपने साइज के अकॉर्डिंग, शॉर्टर और लार्ज फ्रैगमेंट सब सेपरेट हो गए। तो हम क्या करेंगे, डीएनए को इस तरह से यहाँ से इसको कट कर लिया जाता है जेल में से, और इसको सेपरेट करने का जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड एज इल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। डीएनए फ्रैगमेंट्स प्योरिफाइड इन दिस वे आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग recombinant DNA by joining them with cloning vectors। अब इस तरह से हमने डीएनए फ्रैगमेंट को हमने कट कर लिया। अब हम इस डीएनए फ्रैगमेंट को सेपरेट करेंगे यहाँ से और उसको जो क्लोनिंग वेक्टर है उसके अंदर हम इंसर्ट कर देंगे। तो ये जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स जो है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के काम में आते हैं। ओके, नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द क्लोनिंग वेक्टर्स। क्लोनिंग वेक्टर्स एक्चुअली में क्या होते हैं पहले से समझिए ब्रीफ में, फिर उसके बाद इसको डिटेल में एनसीईआरटी में क्या लिखा है फिर हम वो समझेंगे। क्लोनिंग वेक्टर और द प्लाज्मिड्स or the vectors, or we can call them as the cloning vectors। See, अब देखिए एक बैक्टीरिया की सेल है, इस बैक्टीरिया की सेल में इस बैक्टीरिया का अपना क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। दिस इज लेट्स से दिस द क्रोमोसोम ऑफ द बैक्टीरियल सेल। इस बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के अलावा कुछ स्मॉल रिंग्स ऑफ डीएनए भी प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, जिनको हम प्लाज्मिड कहते हैं, विच आर कॉल्ड एज द प्लाज्मिड्स। और इनकी एक खास बात होती है that they are autonomously replicating ringlets of
DNA, and they are also called as DNA, and they are can be called as extra क्रोमोसोमल। ठीक है, अब इसको समझो क्या है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मतलब इस क्रोमोसोम के अलावा ऑटोनॉमसली अपने आप रेप्लिकेट अपनी कॉपी बनाने वाले रिंगलेट स्मॉल रिंग्स ऑफ डीएनए, इनको हम कहते हैं प्लाज्मिड। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्लाज्मिड। ठीक है, एक बार दोबारा से देखते हैं। क्रोमोसोम के अलावा बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के अलावा कुछ छोटे छोटे रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, और उन रिंग्स की ये एबिलिटी होती है कि वो अपनी कॉपीज बना सके अपने आप, बिना इस पे डिपेंडेंट रहे, बिना बैक्टीरिया के क्रोमोसोम पे डिपेंडेंट रहे, वो अपनी मल्टीपल कॉपीज बना सके। they are called as these rings of DNA are called as plasmid। तो इसीलिए कहा गया कि वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए के रिंगलेट्स होते हैं जो कि ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग होते हैं, मतलब अपने आप रेप्लिकेट कर पाते हैं। अब देखिए, हमने जब भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जब भी हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करना है वेक्टर में, तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या था कि जिस ऑर्गेनिज्म से हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए उसको, उसकी सेल को हम सेपरेट करते हैं, और उस सेल को हम उस डीएनए को हम कट करते हैं, उस पीस ऑफ डीएनए को हम कट करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। सिमिलरली जो प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड को भी हम कट करते हैं सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, ताकि ये पीस ऑफ डीएनए जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम आसानी से इंसर्ट कर पाए अपने प्लाज्मिड के अंदर। ठीक है, अब प्लाज्मिड की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, प्लाज्मिड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। सबसे पहले तो प्लाज्मिड के अंदर एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। लेट्स से दिस इज द प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के अंदर एक ऐसी साइट होनी चाहिए जिसको हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, जहां पे रेप्लिकेशन एक्चुअली में स्टार्ट होता है। दिस इज कॉल्ड एज ओरी सीक्वेंस और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यही वो पर्टिकुलर पॉइंट है, यही वो डीएनए सीक्वेंस है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। ओके, अगर किसी प्लाज्मिड के अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं है, या किसी पीस ऑफ डीएनए के अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं है, तो उस डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। ओके, सो रेप्लिकेशन को इनिशिएट करने के लिए, शुरू करने के लिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना बहुत जरूरी है। दूसरा, एक और कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की कि ये कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉपी नंबर? कॉपी नंबर मींस कि इस प्लाज्मिड की कितनी कॉपीज बनेंगी। कुछ प्लाज्मिड्स का हाई कॉपी नंबर होता है, कुछ प्लाज्मिड्स का लो कॉपी नंबर होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ये इस चीज को भी कंट्रोल करता है कि इस प्लाज्मिड्स की कितनी कॉपीज बनेंगी। लेट्स से फ्यू कॉपीज बनेंगी, 1 3 1 2 3 4 5 इतनी कॉपीज अगर बनती हैं तो हम कहते हैं इसका लो कॉपी नंबर है। और अगर ज्यादा 50 100 या उससे ज्यादा कॉपीज अगर बनती हैं प्लाज्मिड की, तो उसको हम कहते हैं कि इस प्लाज्मिड का हाई कॉपी नंबर है। और ये कॉपी नंबर को कंट्रोल कौन करता है? इट इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सीक्वेंस। यही सीक्वेंस एक तो रेप्लिकेशन को स्टार्ट करेगा, प्लस ये कॉपी नंबर को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, इस कैरेक्टरिस्टिक को पहले हम एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। Plasmids and bacteriophages have ability to replicate within bacterial cell independent of control of chromosomal DNA। तो जो प्लाज्मिड्स होते हैं, ये बैक्टीरिया की सेल है, बैक्टीरिया की सेल के अंदर जो प्लाज्मिड होते हैं उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो रेप्लिकेट कर पाए बैक्टीरिया सेल के अंदर विदाउट द कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। बिना इस क्रोमोसोमल डीएनए के कंट्रोल के ये प्लाज्मिड के अंदर एबिलिटी होती है कि वो अपने आप को रेप्लिकेट कर पाए। एक चीज और मेंशन की हुई है इन्होंने, बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियोफेजेस का मतलब होता है वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। दोज वायरसेस व्हिच इन्फेक्ट द बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज द बैक्टीरियोफेजेस। लेट्स से दिस इज अ बैक्टीरियोफेज एंड इट इज, अब ये इस बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरियोफेज है ये अटैच हो गया है ये इस बैक्टीरिया की सेल से, और ये अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर इंसर्ट करेगा। तो ये जेनेटिक मटेरियल, इस जेनेटिक मटेरियल के अंदर भी एबिलिटी होती है कि वो अपने आप को रेप्लिकेट कर पाए। सो प्लाज्मिड्स और बैक्टीरियोफेज के अंदर एबिलिटी होती है कि वो अपने आप को रेप्लिकेट कर पाए।
बैक्टीरियोफेजेस मतलब दोज वायरसेस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियोफेजेस जो होता है उनका हाई कॉपी नंबर होता है, एक सेल के अंदर हाई कॉपी नंबर होता है। दे हैव वेरी हाई कॉपी नंबर ऑफ देयर जीनोम विद इन द बैक्टीरियल सेल। तो इसीलिए वो बैक्टीरिया सेल के अंदर जब ट्रांसफर होते हैं तो अपनी बहुत सारी कॉपीज फॉर्म कर लेते हैं। Some plasmids may have only 1 or 2 copies per cell, whereas others may have 15 to 100 copies per cell. Their numbers can go even higher. तो कुछ some of the plasmids, कुछ plasmids का low copy number होता है 1, 2, 3, 4 और कुछ plasmids का high copy number होता है, for example 50, 100, 50 and above. Okay, so if we are able to link an alien piece of DNA with bacteriophage or plasmid, we can multiply its numbers equal to the copy number of the plasmid or bacteriophage. इसको समझिए कि अगर एक प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड का कॉपी नंबर है लेट्स से 150, तो यहाँ पे अगर हम इसका जो ओरिजिन सीक्वेंस है यहीं पे अगर हम अटैच कर दें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो जब ये 150 टाइम्स अपनी कॉपी फॉर्म करेगा तो ऑब्वियसली बात है 150 टाइम्स हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी भी 150 कॉपीज बन जाएंगी। So vectors used at present are engineered in such a way that they help easy linking of foreign DNA and selection of recombinants from non-recombinants. तो जो वेक्टर्स जो बनाए जा रहे हैं वो इस तरह से उनको बनाया जा रहा है कि उसमें एक तो फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करना आसान हो, ठीक है, प्लस उसको पहचानना आसान हो, रिकॉम्बिनेंट्स और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को पहचानना आसान हो। अब आगे चलने से पहले एक बार रिकॉम्बिनेंट्स और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स में क्या डिफरेंस है ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आप लोगों को, एक बार मैं वो बता देती हूँ। ठीक है, इस चैप्टर में आपको 2-3 ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। एक तो है रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट, और एक दूसरा वर्ड है ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब इसको समझिए दोनों में क्या डिफरेंस है, और बच्चे दोनों में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट, सपोज दिस इज आवर वेक्टर और इस वेक्टर के अंदर हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने इंसर्ट कर दिया और वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो भी गया है, तो इसको हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। दिस विल बी कॉल्ड एज द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन देखते हैं कि सपोज ये हमारा प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड के अंदर हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करना चाहा लेकिन वो इंसर्ट नहीं हो पाया। ओके, सो नाउ दिस इज कॉल्ड एज द नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। अब ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या होता है ये आप आगे बढ़ेंगे, इसको आप थोड़ा सा यहीं पे समझ लेते हैं कि अगर एक बैक्टीरिया की सेल है, उस बैक्टीरिया की सेल के अंदर हमें अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर करना है। लेट्स से दिस इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, हमारा ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इसको हमें ट्रांसफर करना है। तो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो ये सक्सेसफुली ट्रांसफर हो जाएगा या फिर ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ये ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। ओके, सो अगर ये जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए अगर वो बैक्टीरिया सेल के अंदर सक्सेसफुली ट्रांसफर हो जाता है, देन दिस बैक्टीरियल सेल विल बी कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेंट। और जो दूसरी वाली बैक्टीरियल सेल है जिसके अंदर प्लाज्मिड इंसर्ट नहीं हो पाया है, दैट सेल विल बी कॉल्ड एज नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, तो इसीलिए इसमें कहा गया है, लास्ट सेंटेंस हम देखते हैं कि वेक्टर्स को इस तरह से बनाया जाता है, इस तरह से इंजीनियर किया जाता है ताकि एक तो डीएनए को लिंक करना उसमें आसान हो जाए, प्लस रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को पहचानना आसान हो जाए। अब लेट्स सी व्हाट आर द फीचर्स, क्या क्या फीचर्स हैं जो फैसिलिटेट करते हैं क्लोनिंग को, वेक्टर के अंदर क्लोनिंग को फैसिलिटेट करते हैं। सबसे पहले ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओरी। दिस इज सीक्वेंस, ये एक ऐसा सीक्वेंस होता है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। किसी भी डीएनए पीस को अगर हम लिंक कर दे ओरी सीक्वेंस के साथ तो वो भी रेप्लिकेट हो जाएगा होस्ट सेल के साथ साथ। ठीक है,
लेट्स से ये बैक्टीरिया सेल है, इसके अंदर ये प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड का ये जो ओरी सीक्वेंस है यही कि उसके बाद अगर हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट किया है तो वो जीन ऑफ इंटरेस्ट की भी कॉपीज बन जाएंगी। ये सीक्वेंस, ये तो है इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक कि ये इनिशिएट करता है रेप्लिकेशन को, इनिशिएट करता है या स्टार्ट करता है, दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की कि ये सीक्वेंस रिस्पॉन्सिबल होता है कंट्रोलिंग ऑफ कॉपी नंबर के लिए, मतलब डीएनए के कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है। अगर इस प्लाज्मिड का कॉपी नंबर 50 है तो ये इस डीएनए का भी 50 ही कॉपीज बनाएगा। अगर इसका कॉपी नंबर लेट्स से 3 है तो ये डीएनए के पीस की भी 3 कॉपीज ही बनाएगा। तो ये जो ओरिजिन सीक्वेंस है ये दो चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए और कॉपी नंबर को कंट्रोल करने के लिए। सो इफ वन वांट्स टू रिकवर मेनी कॉपीज, अगर बहुत सारी कॉपीज चाहिए हमें टारगेट डीएनए की, तो हमें कैसा वेक्टर सेलेक्ट करना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, ऐसा सेलेक्ट करेंगे हम वेक्टर जिसका कॉपी नंबर हाई हो। So if one wants to recover many copies of the target DNA, it should be cloned in a vector whose origin supports high copy number. अब बात करते हैं सिलेक्टेबल मार्कर की। सिलेक्टेबल मार्कर को ध्यान से समझिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है। देखिए सिलेक्टेबल मार्कर एक्चुअली में वो लोकेशंस होती हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें, कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमारा वो बन पाया, उसमें वेक्टर में इंसर्ट हो पाया या नहीं हो पाया, राइट। तो ये जो सिलेक्टेबल मार्कर्स है, सबसे पहले मार्कर की डेफिनेशन समझिए। मार्कर्स क्या होता है? मार्कर का मतलब होता है वो चीजें या वो लोकेशंस जो हमें किसी दूसरी चीज को पहचानने में हेल्प करती हैं। लेट्स से मैं अपने घर से कि किसी दूसरे प्लेस पे मुझे अगर जाना है तो रास्ते में अगर लेट्स से कि एक पार्क है और मुझे एड्रेस नहीं पता है इस जगह का, तो ये जो पार्क है इसको मैं एज अ मार्कर यूज करूंगी कि किसी ने मुझे बताया कि पार्क के पास है आपकी लोकेशन, तो वो पार्क क्या है मेरे लिए एक मार्कर की तरह है। मैं पार्क के पास जाकर समझ जाऊंगी कि ये मैं अपनी लोकेशन के पास हूँ। तो ये एक तरह से हेल्प कर रहा है मुझे आइडेंटिफाई करने के लिए जो मेरा लोकेशन है। सो इसको मैं पार्क को मैं मार्कर कह सकती हूँ। अच्छा, उसी तरह से मार्कर प्रेजेंट होते हैं, उसी तरह से सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं। सिलेक्टेबल मार्कर्स ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं कि जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो एक्चुअल में ट्रांसफर हो पाया या नहीं हो पाया, ठीक है। तो इसके लिए जो रीजन्स होते हैं जो हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं, उन रीजन्स को, प्लाज्मिड के ऊपर जो रीजन्स हैं जो हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं, उन रीजन्स को हम कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, फॉर एग्जांपल एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, ठीक है। लेट्स से ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, इसको मैं AMPR लिख देती हूँ। और लेट्स से यहाँ पे दूसरा जीन प्रेजेंट है जो कि टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट, टेट्रासाइक्लिन नाम के एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, तो इसको मैं TET-R लिख देती हूँ। तो जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, यहाँ तक देखो सिंपल है कि ये एक वेक्टर है। इस वेक्टर के अंदर दो लोकेशंस हमने आइडेंटिफाई कर ली, क्या क्या? एक तो एम्पिसिलिन रीजन, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस रीजन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस रीजन। सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि इसका फंक्शन एक्चुअली में प्लाज्मिड में क्या होता है। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जो जीन होता है प्लाज्मिड के अंदर, वो एम्पिसिलिन नाम के एंटीबायोटिक्स के लिए इस प्लाज्मिड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। मतलब अगर एक बैक्टीरिया की सेल है, उस बैक्टीरिया की सेल के अंदर एक प्लाज्मिड है, उस प्लाज्मिड के अंदर अगर ये जीन लोकेटेड है, कौन सा वाला? AMPR, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाला अगर एक जीन है, और इस बैक्टीरिया को हमने एक मीडियम में रखा और उस मीडियम में हमने एम्पिसिलिन डाल दिया, ठीक है, तो इस एम्पिसिलिन जो है वो एंटीबायोटिक है, और एंटीबायोटिक क्या करते हैं? बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। लेकिन हमने जब ये एम्पिसिलिन मीडियम में इसको रखा इस बैक्टीरियल सेल को, तो इसकी डेथ नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाला जीन है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा बैक्टीरिया को एम्पिसिलिन के अगेंस्ट। उसी तरह से सिमिलरली अगर किसी प्लाज्मिड के अंदर, ये बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल के अंदर इसको दूसरे कलर से बनाते हैं, एक बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल के अंदर एक प्लाज्मिड है, उस प्लाज्मिड के अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है अगर,
तो वो टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। सपोज ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, TETR लिख देती हूँ मैं इसको, और यहाँ मीडियम में मैंने डाला टेट्रासाइक्लिन नाम का एंटीबायोटिक मैंने यहाँ डाला। तो क्या होगा, ये इस बैक्टीरिया की डेथ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है वो इस बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन देख लेते हैं। सपोज एक मीडियम है, उसमें एक बैक्टीरियल सेल है और उस बैक्टीरियल सेल के अंदर एक प्लाज्मिड है। इस प्लाज्मिड के अंदर दोनों ही जीन्स प्रेजेंट है, जो एम्पिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है प्लस जो टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, AMPR जीन भी प्रेजेंट है इसमें, AMPR और TETR जीन भी इसमें प्रेजेंट है। तो इस बैक्टीरियल सेल को अगर हम पहले लेट्स से एम्पिसिलिन में रखें तो ये एम्पिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड होगा, इसकी डेथ नहीं हो पाएगी। और फिर टेट्रासाइक्लिन में अगर हम रखें टेट्रासाइक्लिन तो भी इसकी डेथ नहीं होगी, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट भी ये रेजिस्टेंट है। ठीक है, तो एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन की प्रेजेंस में इस प्लाज्मिड, ये जो प्लाज्मिड है ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है और इस बैक्टीरियल सेल की डेथ नहीं होगी। लेकिन एक सिचुएशन को आप इमेजिन करो कि सपोज ये यहां से हम इसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ये जो जीन है टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट जो हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है इसको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और एम्पिसिलिन के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है इस जीन को भी अगर हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो क्या होगा? तब मीडियम में ये इसको अगर हम डालेंगे एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन मीडियम में तो ये सर्वाइव, तो ये बैक्टीरियल सेल जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ओके, बैक्टीरिया की जो सेल है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, नॉट एबल टू सर्वाइव। क्यों? क्योंकि उसके पास रेजिस्टेंस ही नहीं है, और रेजिस्टेंस नहीं है तो वो सर्वाइव नहीं करेगी। ठीक है, तो अब जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसको मैं सेपरेट कलर से बनाती हूँ, लेट्स से ग्रीन कलर से। तो ये लेट्स से हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को अगर मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर दूं टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट्स के बीच में, यहाँ पे मैंने ये ट्रांसफर कर दिया, तो क्या किया एक्चुअली में मैंने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है उसको इनएक्टिव कर दिया। कैसे इनएक्टिव कर दिया? उसको कट कर दिया, कट करके दूसरा हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट उसके अंदर इंसर्ट कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट वो रेजिस्टेंट नहीं रहा। दोबारा से समझिए इसको, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया हुआ है। ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को अगर मैं टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट के अंदर इंसर्ट अगर मैं कर दूं तो क्या होगा? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन अब नॉन फंक्शनल हो गया। क्यों नॉन फंक्शनल हो गया? क्योंकि उसको कट करके उसके बीच में दूसरा सेगमेंट हमने इंसर्ट किया ना। तो अब क्या होगा? अब ये टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट नहीं रहा। ये जो प्लाज्मिड है ये अब टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट नहीं रहा, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम इसको पहचान सकते हैं कि अगर वो टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट इस प्लाज्मिड को अगर हमने टेट्रासाइक्लिन मीडियम में रखा और उसने रेजिस्टेंस शो नहीं किया तो हम ये पहचान सकते हैं कि ये इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा इंसर्ट हो चुका था। सेलेक्टेबल मार्कर, अब देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है। इन एडिशन टू ओरी सीक्वेंस के अलावा वेक्टर के अंदर सिलेक्टेबल मार्कर्स भी प्रेजेंट होते हैं जो ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं कि आइडेंटिफाई करने में और एलिमिनेट करने में, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को आइडेंटिफाई करने में और एलिमिनेट करने में हेल्प करते हैं। प्लस वो परमिट करते हैं ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स की, मतलब वो बैक्टीरियल सेल जिसके अंदर प्लाज्मिड विद जीन ऑफ इंटरेस्ट सक्सेसफुली ट्रांसफर हो चुका है वो उन ट्रांसफॉर्मेंट्स को ग्रो कर पाएंगे हम। प्लस जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं प्रेजेंट है उनको हम एलिमिनेट कर पाएंगे सिलेक्टेबल मार्कर की हेल्प से। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसीजर थ्रू विच अ पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ होस्ट बैक्टीरियम। ये पीस ऑफ डीएनए जब होस्ट बैक्टीरियम के अंदर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। So normally the gene encoding resistance to antibiotics, normally किस चीज को हम मार्कर की तरह यूज करते हैं? हम उन जीन्स को मार्कर की तरह यूज करते हैं जो एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सके, जैसे कि एम्पिसिलिन, क्लोरामफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन। ये जो है ये यूजफुल
मार्कर्स होता है। ये ई कोलाई बैक्टीरिया की बात हो रही है, तो ई कोलाई बैक्टीरिया के ये यूजफुल मार्कर्स होते हैं। नॉर्मल ई कोलाई सेल्स जो होती है उसके अंदर किसी भी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस नहीं होता है। लेट्स से ये हमारी नॉर्मल ई कोलाई सेल है, ई कोलाई सेल के अंदर ये अपना डीएनए प्रेजेंट है, ये प्लाज्मिड प्रेजेंट है, लेकिन ये नॉर्मली इसके अंदर किसी भी चीज के लिए रेजिस्टेंस नहीं होता है। रेजिस्टेंस बैक्टीरिया कब डेवलप करता है? जब उसे एक्सपोजर मिले, जब उसे एक्सपोजर मिले एंटीबायोटिक का। तो अगर हम कंटिन्यूअस एक्सपोजर देंगे हम इस बैक्टीरिया को एम्पिसिलिन का, तो धीरे धीरे क्या होगा, इसके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा, इसके अंदर एम्पिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। तो इस तरह से रेजिस्टेंस जो नॉर्मल ई कोलाई है उसमें रेजिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन जो अगर एंटीबायोटिक की से एक्सपोजर दें हम बैक्टीरियल सेल को, तो उसके अंदर एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा, और जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, उस जीन को हम सिलेक्टेबल मार्कर कहते हैं, क्योंकि उसकी हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो हमारा जीन ऑफ जो हमारा डीएनए है वो इंसर्ट हो पाया है बैक्टीरिया सेल के अंदर या नहीं हो पाया है। क्लोनिंग साइट, cloning site, in order to link single DNA the vector needs to have very few, preferably single recognition site for commonly used restriction enzyme। देखिए एक सपोज हमारे पास ये एक प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड को अगर हमें कट करना है, जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर इंसर्ट करना है, तो हम ये चाहेंगे कि इसके अंदर सिर्फ एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की रिकॉग्निशन साइट हो। अगर सपोज इसमें बहुत सारी साइट्स प्रेजेंट है, लेट्स से 3-4 इसमें साइट्स प्रेजेंट है सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की, फॉर एग्जांपल GAATTC, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, तो क्या होगा, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आएगा, आके इसे आइडेंटिफाई करेगा, यहाँ कट कर देगा, यहाँ कट कर देगा, यहाँ भी कट कर देगा, यहाँ भी कट कर देगा, तो डीएनए के तो हमारे पीसेस हो गए, बहुत सारे पीसेस बन गए हमारे, तो इसका तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, जब छोटे छोटे पीसेस तो नहीं चाहिए हमें। तो हम ऐसा प्लाज्मिड को हम प्रेफर करते हैं, ऐसे वेक्टर को हम प्रेफर करते हैं जिसमें एक सिंगल रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट हो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की। अगर एक से ज्यादा रिकॉग्निशन साइट अगर प्रेजेंट है वेक्टर के अंदर, तो बहुत सेवरल फ्रैगमेंट्स जनरेट हो जाएंगे, कई फ्रैगमेंट्स बन जाएंगे, जो कि जीन क्लोनिंग प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट कर देगा। The ligation of alien DNA is carried out at a restriction site present in one of the two antibiotic resistant gene। अब जैसे मैंने आपको बताया पिछली स्लाइड में कि एक बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मिड है उसके अंदर 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, लेट्स से एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। तो जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम इंसर्ट करते हैं इनमें से किसी एक रेस्ट्रिक्शन, इनमें से किसी एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के अंदर हम उसको इंसर्ट करते हैं, इसीलिए लिखा हुआ है द लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए इज कैरिड आउट एट अ रेस्ट्रिक्शन साइट। ठीक है, जो लाइगेट करते हैं हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को, कहां पे लाइगेट करते हैं, इन द रेस्ट्रिक्शन साइट ऑफ वन ऑफ द 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, जो 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, वहां पर हम उसको इंसर्ट करते हैं। For example, you can ligate a foreign DNA at BAM-H1 site of tetracycline resistant gene in the vector PBR322। इसको हम डायग्राम से समझते हैं, इसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। डायग्राम इसका एनसीईआरटी में गिवन है, ये रहा, ये प्लाज्मिड का डायग्राम है। इस प्लाज्मिड का नाम है PBR322, इस प्लाज्मिड को हम कहते हैं PBR322। और इस प्लाज्मिड को आप ध्यान से देखिए, इसमें सबसे पहले ये AMPR मतलब एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन ये है, ये पिंक कलर से जो शो किया गया है। टेट आर जो है ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, जो पिंक कलर से शो किया गया है। प्लस उसके अंदर इस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के अंदर BAM-H1 की साइट है, मतलब BAM-H1 की रिकॉग्निशन साइट है। इस रेस्ट्रिक्शन, ये एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, BAM-H1 एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, तो इसकी यहाँ रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट है। प्लस इसी जीन के अंदर SAL1 की साइट भी प्रेजेंट है, PBU2 की साइट प्रेजेंट है इसी प्लाज्मिड के अंदर। इसमें ओरी सीक्वेंस है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से
रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। AMPR एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन के अंदर PST1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की रिकॉग्निशन साइट है, PVU1 की भी प्रेजेंट है, EcoR1 की साइट यहाँ प्रेजेंट है, CLA1 की साइट भी प्रेजेंट है, रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट है, HINT3 की भी रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट है। लेकिन बुक में हमें ये NCERT में ये कहा गया है कि जो BAM-H1 साइट है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के बीच में, वो वहां पर हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लूज tetracycline resistant due to insertion of foreign DNA but can still be selected out from non recombinant ones by plating the transformants on tetracycline containing medium। इसको एक मिनट बाद में समझते हैं, पहले ये वाला स्टेटमेंट देखते हैं। We can ligate foreign DNA, फॉरेन डीएनए को हम लाइगेट कर सकते हैं BAM-H1 साइट पे जो कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के बीच में प्रेजेंट है। कौन से वाले वेक्टर की बात हो रही है? ये PBR322 इस पर्टिकुलर वेक्टर की बात है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि PBR322 के अंदर कौन से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट है, तो आपको पता होना चाहिए BAM-H1। हालांकि उसमें एक और होती है SAL1, लेकिन आपको ये अच्छे से याद रखना है, डायग्राम माइंड में हो सकता है 4 ऑप्शंस में से BAM-H1, EcoR1, PVU1 और PST1 ये 4 ऑप्शंस दी जाएं तो आपको सिलेक्ट करना है BAM-H1। अब क्या होता है कि जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जो हमारा बना, कैसे बना इसको देखिए कि जो BAM-H1 जो साइट है, BAM-H1 साइट के को हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट को हमने कट किया और अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा कि अब अगर इसको हम प्लेस करेंगे, इस प्लाज्मिड कंटेनिंग बैक्टीरिया को अगर हम प्लेस करेंगे टेट्रासाइक्लिन मीडियम के अंदर, टेट्रासाइक्लिन मीडियम के अंदर हम इसे अगर प्लेस करेंगे तो ये टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेगा, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने वाला जो जीन था उसको तो हमने डिस्ट्रॉय कर दिया ना, क्योंकि उसके अंदर हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया। तो अब ये टेट्रासाइक्लिन मीडियम में रेजिस्टेंस, टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। तो यही लिखा हुआ है स्टेटमेंट में कि जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जो बना, मतलब वो प्लाज्मिड जिसके अंदर हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर दिया, वो लूज कर देगा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस को, क्योंकि हमने उसमें फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर दिया है। लेकिन हम उसको नॉन रिकॉम्बिनेंट को पहचान सकते हैं बाय प्लेटिंग ट्रांसफॉर्मेंट्स ऑन टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम। लेकिन इसको हम टेट्रासाइक्लिन मीडियम में रख के हम पहचान सकते हैं कि उसके अंदर नॉन रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए है वो प्रेजेंट है या रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रेजेंट है। देखिए, एक टेक्निक होती है रेप्लिका प्लेटिंग, और ये रेप्लिका प्लेटिंग से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो हमारा जो ट्रांसफॉर्मेंट्स है वो बन पाए या ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाया, या इसको सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को रेप्लिका प्लेटिंग से। ठीक है, इसको समझने वाली बात यह है कि मैं एक साइड तो मैं ये कह रही हूं कि ये जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है उसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया तो टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस वो प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। और उसको मैं कैसे पहचानूंगी? उसको पहचानेंगे हम उसको टेट्रासाइक्लिन मीडियम के अंदर, कि वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा टेट्रासाइक्लिन मीडियम के अंदर। लेकिन क्वेश्चन तो ये है कि तो फिर इतना सब कुछ एक्सरसाइज करने की जरूरत ही क्या पड़ी, जब वो अल्टीमेटली तो उसकी डेथ हो रही है। अल्टीमेटली पहचानने के लिए हम उसे ऐसे मीडियम में रख रहे हैं जिस मीडियम में हम टेट्रासाइक्लिन डाल रहे हैं, और उस मीडियम में ये सर्वाइव भी नहीं कर पा रहा है, उसकी डेथ हो रही है। तो फिर ऐसी टेक्निक का क्या फायदा कि हम पहचानने वाले प्रोसेस में ही हमारा जो ट्रांसफॉर्मेंट्स है वो उनकी डेथ हो रही है। तो दरअसल इसकी एक टेक्निक होती है, उस टेक्निक को हम कहते हैं रेप्लिका प्लेटिंग। ये टेक्निक आप डिटेल में अपनी हायर क्लासेस में पढ़ोगे। थोड़ा सा ब्रीफ में मैं आपको आइडिया दे देती हूँ रेप्लिका प्लेटिंग का। उसमें क्या होता है कि जो हमारी मास्टर प्लेट होती है जिसमें हमारी कॉलोनीज होती हैं, उन कॉलोनीज को हम एक वेलवेट शीट के ऊपर हम मार्क कर लेते हैं। इस तरह से एक वेलवेट
ये देखिए वेलवेट शीट के ऊपर या किसी मेम्ब्रेन के ऊपर उसको हम उसका इंप्रेशन ले लेते हैं, तो सारी जो कॉलोनीज है वो इस मेम्ब्रेन पे आ जाएंगी या इस वेलवेट शीट के ऊपर आ जाएगी। और फिर इसको हम जो हमारी रेप्लिका प्लेट है, रेप्लिका प्लेट के ऊपर इसको, ये जो इंप्रेशन है इसका, उसको उसको लेते हैं और वो हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली में हो पाया कि नहीं हो पाया, या कौन सी कॉलोनीज जो है इस प्लेट के ऊपर, कौन सी कॉलोनी ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन सी कॉलोनीज जो है वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। मतलब इस प्लेट के ऊपर बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरिया की कौन कौन सी कॉलोनीज, सपोज लेट्स से ये वाली जो 4 कॉलोनीज है, ये 4 कॉलोनीज जो है ये ट्रांसफॉर्मेंट है, मतलब इसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा प्रेजेंट है, बाकी की सारी कॉलोनीज नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। तो ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इस टेक्निक को हम कहते हैं रेप्लिका प्लेटिंग। ठीक है, सो दैट्स ऑल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। In the next class, in the next video, we will be talking about the insertional inactivation, जो कि again it is a very important topic, insertional inactivation.